हेलो, जय श्री राम दोस्तों। मैं चंद्रशेखर पांडे और जनता क्या चाहती है इस प्रोग्राम को मैं चला रहा हूँ और कोरबा जिले के और छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेताओं से और अधिकारियों से और एससीसीएल जो हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और उनके अंतर्गत आने वाली कंपनियों से हम वार्तालाप कर रहे हैं और आपके सवालों का जवाब सुनिश्चित कर रहे हैं। और आगे भी इस प्रकार के सवालात हमें आपके द्वारा मिले, इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा और हमारे कमेंट में आपके सवाल भेजने होंगे ताकि हम अधिक से अधिक आपके बीच और कंपनियों के बीच पारदर्शिता ला सके। धन्यवाद। के इस प्रोग्राम में आपको हरदी बाजार के एक ऐसे गद्दावर व्यक्ति से मिलाना चाहेंगे जिनकी काफ़ी सुर्खियां रहती हैं और इनको हरदी बाजार सही श्रृंगार में दादा के नाम से जाना जाता है। और क्या हकीकत है, क्या सच है, आइए इनसे जानते हैं। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं विकास दुबे हूँ जी। कलिंगा कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है हमारी, उसमें मैं जीएम पर्सनल हूँ। और अभी आपने एक बात बोली तो मेरे को हल्का सा हंसी आ गई कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं गुंडा हूँ या दादा हूँ, जबकि मैं गुंडा हूँ या दादा हूँ ये बात वहाँ से प्रमाणित होगी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। मैंने मलगांव में काम किया है। मलगांव का हम लोगों ने पूर्ण अधिग्रहण कर लिया, वो स्थापित हो चुका। मलगांव का एक भी शख्स ने मेरी शिकायत नहीं की। मेरी शिकायत सिर्फ वही करते हैं या तो मैं उनकी नौकरी नहीं लगाया, उनके दबाव में नहीं आया, या फिर मैंने उनको चंदा नहीं दिया। तो ये मेरे लिए अकेले के लिए हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, मेरे जैसे काम करने वालों के साथ ये होता है। हालांकि पूर्व में मुझे थोड़ा सा क्रोध आता था कि झूठा शिकायत, अखबारों में झूठी खबर, फिर बाद में मुझे समझ में आ गया कि इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को अपने काम से मतलब है। और ईश्वर इस बात का साक्षी है कि मैंने ईमानदारी से गरीबों की मदद की। कोई अगर ये सोचे कि मैं ज़मीन खाली कराने के लिए उस गरीब की मदद कर रहा हूँ तो ये उसकी सोच हो सकती है। मेरी सोच है कि ईश्वर ने मेरे को इस लायक बनाया है कि मैं उसकी मदद कर सकूँ और मैं उसके दिल से मदद किया। हो सकता है वही मेरे को गाली भी बके, लेकिन ईश्वर देख रहा है कि मैंने किससे पैसा लेके नौकरी लगवाया, किससे घर जबरदस्ती तोड़वाया, क्योंकि अल्टीमेट सुप्रीमो तो भगवान ही है। तो हम ईश्वर को साक्षी बना काम करते हैं। मैं और मेरी टीम बहुत अथक मेहनत किए, हम लोगों के भावनाओं को समझते हुए धैर्य के साथ उनको उनके घर से उनको विस्थापित किए और जितनी मदद हो सकी थी किए। किसी के आरोप से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना संतुष्ट हूँ कि एक 1680 मकान वाले गांव को, जो ज़्यादातर आदिवासी बहुल था, जहाँ लिटरेसी नहीं थी, जहाँ बेरोजगारी थी, सर्वप्रथम मैंने मलगांव के लोगों को नौकरी दी। बावजूद इसके कि बड़े बड़े स्तर से मुझ पर दबाव आए, लेकिन मेरा फंडा क्लियर रहता है, मैं किसी से डरता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गलत करता नहीं। अभी मुझे हरदी बाजार अधिग्रहण करना है और निश्चित तौर पे हरदी बाजार के ही लोगों को प्राथमिकता के साथ लगाऊंगा मैं नौकरी में। और जितनी हमारे यहाँ जगह होगी, पहला प्रयास रहेगा कि जो भू स्थापित है उनको हम रोजगार दे दें, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के काफ़ी खट्टा मीठा अनुभव रहा इस काम का मेरे को। जी, निश्चित रूप से 1600 से ऊपर घर आपने अधिग्रहण किए हैं, बहुत सारी चुनौती आई हैं। कुछ ऐसा कहानी जो जानकारी हो? ऐसे तो बहुत कहानी, उपन्यास लिखना पड़ जाएगा मुझे, लेकिन प्रमुख रूप से यही है कि मैं देखा गांव में कई लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, कुछ लोग मध्यम थे, कुछ अमीर भी थे। तो जो गरीब थे वो उनको बड़ा आसानी से भ्रमित किया जा सकता था जी। तो उनको लोग जो है तथाकथित जो लोग होते हैं, जिनका लेना एक ना देना दो रहता है, वो उनको बड़ा भ्रमित किए। इससे हुआ क्या कि उनका ही नुकसान हुआ। जो उनको पैसा मिलना था आज से 6 महीना पहले मिल सकता था, आपका पैसा बढ़ेगा और नाना प्रकार की बात बोलकर उनको भ्रमित कर दिया गया। 1-2 मामले ऐसे हुए कि कुछ लोग जानबूझ के मेरे खिलाफ इतना शिकायत किए, इसको जेल डलवा के रहेंगे, इसको ये करवाएंगे। लेकिन मेरे को ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं गलत नहीं किया तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। 3 साल से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, आगामी 2 साल तक और संघर्ष करूँगा। जब तक रहूँगा ईमानदारी से काम करूँगा और नसीब में जो लिखा है उस पर विश्वास करता हूँ। जी, बहुत ही संवेदनशील बात है कि जनताओं के द्वारा आरोप लगाया जाता है, केस भी किए जाते हैं और ये अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं। कमी कहाँ रह जा रही है, इसके बारे में विचार करना होगा। सर, आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से की? आपका जन्म स्थान कहाँ है, हम सबको जानना था। मूलतः मैं बिलासपुर का हूँ, मेरी 7वीं जनरेशन है बिलासपुर में। वैसे तो छत्तीसगढ़ में सभी बाहरी हैं,
कंवर तंवर मार्को और ये जो आदिवासी भाई हैं उनका है। बाकी जितने भी सरनेम है सब बाहर से आए हैं। कोई पहले आया कोई बाद में आया। मेरी 7वीं जनरेशन है बिलासपुर में, तो मैं अपने आप को विशुद्ध छत्तीसगढ़ी मानता हूँ। और मेरी सारी शिक्षा बिलासपुर में हुई है और महाविद्यालय में CM दुबे महाविद्यालय से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने CA की आर्टिकलशिप की। उसके बाद मैंने HR में MBA किया और उसके बाद मेरे को समाज सेवा करने का बड़ा शौक था। तो मैं ईश्वर से हमेशा बोलता था कि सब चीज़ तो दे दिए हो आप, लेकिन मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मदद करने के लिए चाहिए पैसा। उन्होंने ऐसा चक्री घुमाई भगवान ने कि इस गांव के माध्यम से मैंने बहुत लोगों की मदद की। जरूरतमंद को कंबल दिया, बच्चों को पुस्तक कापी दी, जो मैं अपने जेब से शायद नहीं कर पाता, लेकिन कंपनी के फंड से किया मैं। पैसा भले कंपनी का लगा, लेकिन संतुष्टि मेरे को हुई कि भगवान मेरा वो भी मनोकामना पूर्ण कर दिए कि लोगों की मदद कैसे करना है। मेरी टीम भी उसी तरह मेरा कंधे से कंधा हाथ जोड़ के साथ दी। काफी विरोध हुआ। यहाँ तो इस क्षेत्र में नौकरी के लिए ही राजनीति होती है जी। कोई किसी से लड़ता है तो या तो नौकरी के लिए लड़ता है, या चाहता है तो मेरी नौकरी लगा दिया इसलिए चाहता है, और कोई यहाँ परस्पर संबंध नहीं है किसी का। तो मेरी जो टीम थी उसके लिए मैं काफी लड़ा भी, और मेरी टीम ने बहुत मेरा साथ दिया। तो आज जो हम लोग इतना बड़ा काम कर लिया और आगे भी हम करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। तथाकथित लोग जिनका कोई लेना देना नहीं होता, वो फिर से आके हमारे को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन हम सामना करेंगे, सच्चाई से लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, कलिंगा के ऊपर आरोप भी लगाते हैं और जॉब भी कलिंगा में चाहिए। हाँ, ये सवाल आप स्वयं से पूछिए कि अगर कलिंगा गलत है तो क्यों लोग सब कलिंगा में नौकरी करना चाहते। हमारे जो मालिक हैं डॉक्टर सोम रंजन सामल, जब मैं उनसे जुड़ा था तो मैं किसी अन्य उद्देश्य से जुड़ा था। जब उन्होंने बोला कि दुबे जी आप मेरा काम देख लीजिए, मेरा पूर्व परिचय था उनसे, जब मैंने उनका काम देखा और उनकी सोच देखी तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि इतना पैसा वाला आदमी इतनी सरल और सहज सोच कैसे रख सकता है। मैंने उनको कई बातें ऐसी बोली जिसको उन्होंने नकार दिया, कि बोले दुबे जी ईमानदारी का पैसा ही फलता है। कोरोना अगर आप भूल गए हो तो याद कर लो, 1-1 करोड़ रुपए लेके जाते थे और बॉडी वापस आती थी। तो हमको ईमानदारी से काम करना है। और बार बार ये बोलते हैं कि यहाँ के आदिवासी पिछड़े गरीब जो लोग हैं, चूंकि अभी तक हम लोग जमीन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो समाज सेवा उतनी नहीं हो पा रही थी जितना हमारा सोच है या हमारे मालिक की सोच है। वो चाहते हैं बड़ा मेगा कैंप हो। उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लेडी आयरन प्रोजेक्ट, आयरन लेडी सॉरी। उसमें उड़ीसा में एक जगह है जहाँ उन्होंने आदिवासी लड़कियों को ट्रेनिंग दे के ड्राइवर बनाया, मैकेनिक बनाया और सारी चीजें सिखाई। तो मैं ये चीज महसूस किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ। हमारे यहाँ अगर सही विकास चाहिए तो लोग, मेरे को समझ नहीं आता, ठेका कंपनी में नौकरी पाने के लिए घूस देने के तैयार होते हैं। 2 साल बाद तो आप फिर बेरोजगार हो जाओगे। तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं सोचते, यहाँ कुछ नहीं सोचते कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि छत्तीसगढ़ ही वाकई में मजबूत है। उस विषय में कोई नहीं सोचता। खाली नौकरी लगवा दो, 2 साल करेंगे, फिर रिज्यूमे उठाएंगे, दूसरे कंपनी में खड़े रहेंगे, हड़ताल करेंगे, दबाव डालेंगे, फिर नौकरी पाएंगे। तो ऐसा कुछ अच्छा सोचना, सृजनात्मक कार्य करना है जिससे कि वाकई में छत्तीसगढ़ का उत्थान। उसके लिए मैं करूंगा, क्योंकि मेरे सेठ मेरे साथ हैं, मेरे MD मेरे साथ हैं, उनका पैसा मेरे साथ है, उनकी ताकत मेरे साथ है और मेरी टीम मेरे साथ है। अब देखिएगा, अब हमारे पास जमीन हो गई है, हरदी गवर्नर का अधिग्रहण वो होता रहेगा, प्रक्रिया है, चलते रहेगी। अब हम CSR में बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत सारे काम करने के लिए, और करेंगे हम। जी बिल्कुल सर। और हमने रंजन सर जी से बात की कुछ ही देर पहले, तो उन्होंने बताया कि वो एम्प्लॉय को एक परिवार की तरह मान रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्हें बहुत कुछ सोचा है। तो आप उनके सारथी बने हुए हैं? नहीं, मैं, ईश्वर ने मेरे को माध्यम बनाया है। शब्दों का फर्क है, सोच का। मैं सारथी नहीं हूँ, स्वयं कृष्ण है, उनकी सारथी में क्या बनूंगा। मैं उनका, ईश्वर ने मेरे को, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लोगों के लिए काम करूं, और वही काम दिया मुझे। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऑफिस में बैठ के काम कर सकता हूँ, लेकिन आप देखेंगे गमछा बांध के मैं बिल्कुल छत्तीसगढ़िया स्टाइल में छत्तीसगढ़ी में काम करता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। तो हम करेंगे, हम सारथी नहीं है, हम उनके लिए एक माध्यम बने, क्योंकि काम हर कोई नहीं करता, सब मिल के करते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरी टीम मेरे साथ है तो मेरी ताकत है। तो हम करेंगे और वो उनका आशीर्वाद रहेगा, मुझे विश्वास है।
जी, निश्चित रूप से टीम बहुत ही वरदान है और आपकी टीम बहुत स्ट्रांग टीम है, हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलती है। इसी बीच में आशुतोष बंजारे जी का क्वेश्चन है कि आप इतना सारा प्रेशर, इतना कॉल, कितना कॉल आता है, आप कैसे हैंडल करते हैं? अभी तो कुछ कम हो गया है। जैसे ही हमारे यहाँ गाड़ी आती है जी तो हमको बाद में पता चलता है, पूरे कोरबा जिला को पहले पता चल जाता है कि कलिंगा में इतनी गाड़ी आई। जी फिर मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो जाता है। तो पर डे कम से कम 150-200 फ़ोन मेरे पास आते हैं। कोई धमकाता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई बोलता है पैसा ले लो। लेकिन शुरू में मेरे को बड़ा तकलीफ होता था, चूंकि मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से हूँ। जी मैंने 2-3 चुनाव का संचालन किया है, जी तो यह सारी चीज़ें हैंडल करना मेरे को आता था, तो उसका मेरे को लाभ मिला। और बहुत ही धैर्य से, पहले तो मैं 2-2 फ़ोन में एक साथ बात करता था जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था। जी तो धीरे धीरे समझ में आने लगा, आदमी भी नहीं पहचानते थे, अब आदमी भी पहचानने लगे हैं और समझ में भी आ गया। तो अब सब चीज़ व्यवस्थित हो गई है, कोई मेरे को परेशानी नहीं होती, आराम से मैं झेल लेता हूँ। अब राजनीतिक प्रेशर आपके ऊपर आता है? अब ये कोई बोलने की बात नहीं है, कहाँ नहीं रहता। राजनीतिक प्रेशर रहता है, प्रशासनिक प्रेशर रहता है, स्थानीय प्रेशर रहता है, तो सबकी अपनी अपेक्षाएं रहती हैं। उसको प्रेशर बोलिए या उनकी उम्मीदें बोलिए, जैसा भी बोलिए, अगर मैं मानूंगा तो प्रेशर। अभी कुछ दिन पहले हम जब आदरणीय ननकीराम कंवर जी से मिलने गए थे, तो हमने उनके सामने बातें रखी कि ACCL के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, जनता असंतुष्ट है, तो इनकी जवाबदारी किसके पास है? तो उन्होंने कहा शासन की जवाबदारी है। और वर्तमान में जनता कहती है कि KGCL की जवाबदारी है। नहीं, जनता को ज्ञान नहीं है, बेचारे सीधे साधे लोग हैं। देखिए, जिनका गांव अधिग्रहित हो रहा है वो वहाँ लिटरेसी का प्रॉब्लम है, बताया आपको, गांव के बच्चे पढ़ते नहीं है, तो उनका ज्ञान उतना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। जी यहाँ तो ऐसा भी हुआ है कि ब्लास्टिंग का काम ACCL कराती है, मुझ पर FIR कराने की मांग की गई कि विकास दुबे ने ब्लास्ट, जो मेरा काम ही नहीं है। तो ऐसी अज्ञानता है यहाँ पर। तो जनता, ननकीराम जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सुलझे हुए हैं, आदिवासियों के लिए बहुत संघर्ष करते हैं आज भी। वो जो बोले सच है कि शासन की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ा जो मैंने अपना अनुभव किया 3 साल में, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप होता है कि जो भूस्थापित होने वाला है उसको असली नियम मालूम नहीं रहते। जी वो बेचारा जो सुनता है वो उसी को मान लेता है, ये दारी हमारा 20 लाख मिली, अब आप ऐसे चुटकी छोड़ के आ जाइए। अब वो बंदा, उसको मालूम नहीं है कि अगर कानून में है, कोल इंडिया के जो कानून बना है अधिग्रहण का, उसमें अगर 10 लाख लिखा है तो आपको 10 ही मिलेगा, 10 लाख 1 रुपए तो मिलेगा नहीं। ये चीज वो नहीं समझता। वो फलाना बोली से 15 लाख मिली, अब उसके चक्कर में वो अपना बहुत सारा नुकसान कर लेता है। तो कहीं ना कहीं नीतियों की जानकारी का अभाव है जनता के बीच में। वो अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए ना तो पब्लिक समझ जाएगी। हर आदमी चाहता है कि देश का भला हो, उसको मालूम है मेरे को घर छोड़ना ही, लेकिन उसकी उम्मीदें है, वो सोचता है मेरे साथ गलत ना हो जाए, तो सोचता है कहीं मैं तोड़ लिया, मेरे को पैसा नहीं मिला, तो उसको मालूम नहीं है नियम है, पहले तोड़ोगे फिर पैसा मिलेगा। तो नियम का उल्लंघन शासन प्रशासन नहीं कर सकता, लेकिन उसको समझाना तो पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने कोशिश की, ये चीज गाली भी खाई उसके लिए, जी बिल्कुल निश्चित है सर। और यहाँ पे जनताओं को जानकारी के अभाव है। ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ सेमिनार लगाए जाए और कुछ मीटिंगें की जाए? ACCL बीच बीच में लगाती है, लेकिन उसको और अच्छे ढंग से लगाने की जरूरत है। ACCL अपने तरफ से प्रयास करती है, गांव में पानी उपलब्ध कराती है, सब सेवा करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस नीतियों की जानकारी के विषय में और कुछ किया जाना बाकी है। जी निश्चित रूप से नीतियों में किया जाना बाकी है और सर अपनी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे जनता जो आरोप ऊपर आरोप लगाती है, FIR दर्ज करती है। जनता नहीं, माफ करिएगा, पूरी जनता मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाती। तथाकथित कुछ लोग जो द्वेषवश मुझसे चिढ़े होंगे या उनका मैं काम नहीं कर पाया हूँ, वही आरोप लगाते हैं, अन्यथा बाकी सब जगह कहीं कोई आरोप नहीं लगता मुझ पर। जी ठीक है, कुछ जनता लोग आरोप लगाती हैं, कुछ ईर्ष्यावश और कई कारणें हो सकती हैं, और कंपनी कुछ है तो दिक्कत तो होगी। इतने अधिग्रहण कर रही है, भूमि का स्थापित कर रही है, बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो आगे उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं या क्या? देखिए, हमारे जो MD सर हैं सौम्यरंजन शामल साहब, उनका बड़ा स्पष्ट है, उन्होंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से अपना संदेश दिया है कि उनका शुद्ध उद्देश्य ये है कि मैं छत्तीसगढ़ में काम करूंगा तो यहाँ के पैसे को यहीं लगाऊंगा। उनके देश में करीबन 30 खदानें चल रही, माफ करिएगा, और उनके पास करीबन 70,000 कर्मचारी हैं जिनको अपने परिवार की तरह रखते हैं।
उनका सीधा मुझे बार बार मुझे निर्देश देते हैं, क्योंकि हम लोग जमीन अधिग्रहण में व्यस्त थे, अभी हम लोग कुछ कर नहीं पाए। काफ़ी कुछ करना है हम लोग को, मेगा कैंप लगाना है शिक्षा के लिए। यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं और स्कॉलर हैं, अगर मेरिटोरियस है तो उसको हम आर्थिक मदद करेंगे, उन्होंने बार बार मुझे बोला। इसके अलावा खेल कूद में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसकी हम मदद करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए मेगा कैंप लगाएंगे, हेल्थ कैंप लगाएंगे। एक बड़ी कंपनी से टाई अप हो गया है, जो आके केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं करेंगे, मीडिया को बुला के फोटो खिंचा लिए नहीं, ईमानदारी से हेल्थ कैंप मतलब ईमानदारी से काम करेंगे। जितने पेरीफेरी में खदान के लगे हुए गांव है, वो सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं। प्रभावित तो पूरा कोरबा जिला है, लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रभावित है उसकी मदद करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका पूरा सर्वांगीण विकास के लिए हम जो कर सकेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि एमडी सर जो बोलते हैं वो करते हैं, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, तो उनके आशीर्वाद से और उनके निर्देश पे हम बहुत कुछ कर लेंगे यहाँ पर। और बहुत सारी योजनाएं हैं, इनको अभी नहीं बताते, भीड़ लग जाएगी नहीं तो उसको समय समय पर हम लोग क्रियान्वयन करेंगे उसका। जी बिल्कुल सर, और कलिंगा के द्वारा बहुत सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं, मानवीय कार्य किए जा रहे हैं और बहुत सारे योगदान भी दिए जा रहे हैं। और कोई भी समस्या हो तो सर से मिल सकते हैं सर। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से और कंपनी के माध्यम से जो मदद कर सकता हूँ करने के लिए हमेशा तैयार। जी सर, अब अपना नंबर सार्वजनिक रखते हैं, कोई भी परेशानी होता है आपको कॉल। मैं सार्वजनिक करता नहीं हूँ, मेरा निजी नंबर है, लोग उसको सार्वजनिक कर देते हैं, तो मजबूरी में अनजान नंबर को मेरे को उठाना बंद करना पड़ता है। बाकी मेरा निजी नंबर है, सार्वजनिक नंबर नहीं है। जी सर, जी थैंक यू।